नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मजदूरी के सिद्धांत। तो मजदूरी निर्धारण के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर अपने समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए मजदूरी के संबंध में। यद्यपि प्राचीन अर्थशास्त्रियों के मजदूरी निर्धारण के सिद्धांतों में अनेक कमियों व दोषों के कारण अब उसका कोई महत्व नहीं रहा है। प्राचीन काल में जो प्राचीन अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जो मजदूरी के निर्धारण के जो सिद्धांत दिए उनका आज कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उनमें अनेक कमियां व दोष थे। फिर भी उन सिद्धांतों का आधुनिक मजदूरी सिद्धांत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इस पृष्ठभूमि में हम उनका अध्ययन करना चाहेंगे। तो कौन कौन से मजदूरी के सिद्धांत है? प्रमुख रूप से मजदूरी निर्धारण के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। मजदूरी का पहला है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। दूसरा है मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। तीसरा है मजदूरी को सिद्धांत। चौथा है मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। मजदूरी का बट्टा युक्त सीमांत उत्पादकता सिद्धांत भी है, और मजदूरी का अवशेषाधिकार सिद्धांत और मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत है। यानी ये 7 प्रमुख सिद्धांत हैं। और आज हम अध्ययन करेंगे मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। इस बारे में अध्ययन करेंगे कि ये मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत कौन कौन से हैं, और जो आगे जो 7 सिद्धांत हैं उनका अध्ययन अगले चैप्टर में करेंगे। अलग अलग इनका अध्ययन करेंगे। तो मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत क्या है? फ्रांस के प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों के हाथों 18वीं शताब्दी में मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का विकास हुआ। जर्मनी के अर्थशास्त्री लेसेल ने भी इस सिद्धांत को मान्यता दी तथा इस सिद्धांत को मजदूरी का लोह सिद्धांत कहा। मजदूरी का लोह सिद्धांत, लोह सिद्धांत भी कहा इस सिद्धांत को, मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत को। इसे मजदूरी का ब्रेजन सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकार्डो ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था तथा कहा कि श्रम का प्राकृतिक मूल्य वह मूल्य है जो श्रमिकों को एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह करने तथा अपनी जाति को बिना कमी वृद्धि के स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए होता है। श्रम के मूल्य निर्धारण की इस प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण इस सिद्धांत को मजदूरी का प्राकृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मजदूरी का प्राकृतिक सिद्धांत है कौन सा? मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार दीर्घ काल में मजदूरी की दर द्रव्य की उस मात्रा के बराबर होने की प्रवृत्ति होती है जो श्रमिक के जीवन निर्वाह के लिए केवल पर्याप्त है। यानी जीवन निर्वाह तो होना ही चाहिए। यह सिद्धांत यानी जीवन निर्वाह का सिद्धांत क्या है? माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर आधारित है कि अगर श्रमिकों को
मजदूरी क्या है, जीवन निर्वाह व्यय से अधिक दी जाएगी, यानी जो उनका जीवन निर्वाह है और उससे मजदूरी अधिक दी जाएगी, मजदूरी अधिक दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो श्रमिक क्या करेंगे, अधिक शादियां करेंगे, अधिक दे देंगे, अधिक बच्चे उत्पन्न होंगे इससे, और उससे जनसंख्या में वृद्धि होने से श्रमिकों की पूर्ति बढ़ करे क्या हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी तो श्रमिकों की पूर्ति बढ़कर मजदूरी में जीवन निर्वाह के अनुकूल कमी कर देगी। अगर अधिक दे देंगे मजदूरी श्रमिकों को कि क्या है, वे अधिक व्यय करेंगे और अनावश्यक खर्चे होने से क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि होने से श्रमिकों की पूर्ति बढ़ जाएगी और जीवन निर्वाह के जो अनुकूल है उनमें कमी कर देगी, जीवन निर्वाह में कमी ला देगी, अधिक दे देंगे मजदूरी। तो अगर इसके विपरीत अगर मजदूरी जीवन निर्वाह से कम है, एक तो अधिक और एक कम है, तो क्या होगा, श्रमिक भूख मरेंगे, कम शादियां करेंगे, कम बच्चे होंगे, जिससे श्रम की पूर्ति घट जाएगी और उससे क्या हो जाता है, पहले वाले में बढ़ जाती है। श्रम की पूर्ति घट जाने से तथा श्रम मजदूरों की मांग पूर्ववर्त क्या हो जाए, रहने से मजदूरी दरें बढ़कर जीवन निर्वाह व्यय के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार अंततः क्या हो जाएगा, मजदूरी जीवन निर्वाह व्यय के बराबर होने की प्रवृत्ति रहेगी। ये जीवन निर्वाह सिद्धांत है मजदूरी का। अगर दे देंगे मजदूरी तो श्रमिकों को तो क्या हो जाएगा, जीवन निर्वाह में कमी हो जाएगी, और कम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके व्यय बराबर होने की प्रवृत्ति हो जाएगी। अब ये सिद्धांत है, ये तो मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत था। अब इस सिद्धांत की आलोचना हुई, मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत की क्या क्या आलोचना हुई कि यह सिद्धांत क्या है, एक पक्षीय है, केवल श्रमिकों के मांग पक्ष की ओर ध्यान देकर क्या है, पूर्ति पक्ष की अवहेलना करता है। पहली इसकी आलोचना है या कमी है, एक पक्षीय है, मांग पक्ष पर अधिक जोर देता है और पूर्ति पक्ष की अवहेलना करता है। दूसरी मान्यता कौन सी है, कह सकते हैं कि मजदूरों में वृद्धि होने से, यानी मजदूरों में वृद्धि और मजदूरी में वृद्धि होने से जन्म दर में वृद्धि आवश्यक रूप से मान ली जाती है। यह गलत मान्यता है, जबकि मजदूरी में वृद्धि उच्च जीवन स्तर प्रदान कर क्या हो जाती है, जन्म दर घटा देती है। लेकिन ये मानता है कि बढ़ा देती है, घटा देती है, क्योंकि जीवन स्तर बढ़ेगा तो क्या लोग अच्छे तरीके से रहेंगे और अनावश्यक व्यय भी नहीं करेंगे, और क्या है, जन्म दर भी घट जाएगी। इस प्रकार इसकी दीर्घकालीन मान्यता भी अवास्तविक है। ये क्या हो गई, इसकी दूसरी आलोचना हुई। तीसरी आलोचना कह सकते हैं कि अन्यायपूर्ण है, क्योंकि श्रमिकों को पारिश्रमिक उनकी उत्पादकता के आधार पर न देकर जीवन निर्वाह के बराबर दिया जाता है। उत्पादकता को इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता है और जीवन निर्वाह के बराबर दिया जाता है। यह श्रमिकों के शोषण का अन्यायपूर्ण सिद्धांत है। जीवन निर्वाह वाला सिद्धांत श्रमिकों का शोषण का अन्यायपूर्ण सिद्धांत है। चौथी इसकी आलोचना में कह सकते हैं कि मजदूरी निर्धारण में श्रमिक संघों व श्रमिक की उत्पादकता जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को इस सिद्धांत से क्या है, बुला दिया गया है। पांचवी इसकी आलोचना कह सकते हैं कि जीवन निर्वाह स्तर को मापना कठिन है, और इसकी आलोचना में कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न उद्योगों में भिन्न भिन्न मजदूरी होती है, अलग अलग मजदूरी होती है। और अंत में ये इसकी आलोचना यह भी कह सकते हैं कि यह सिद्धांत
अव्यवहारिक एवं अपूर्ण। तो ये इस सिद्धांत की आलोचनाएं थी। तो आज हमने अध्ययन किया कि मजदूरी के सिद्धांत कौन कौन से हैं। मजदूरी के मुख्यतः 7 सिद्धांत हैं और इनमें 7 में हमने पहला पढ़ा मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत है। और जीवन निर्वाह सिद्धांत में जीवन निर्वाह सिद्धांत ये किसने दिया, इसकी पृष्ठभूमि पढ़ी, ये सिद्धांत क्या है और इसकी आलोचनाएं पढ़ी। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।